चलो देखो, शिशुनाग वंश कब से कब तक था? 413 से 345 ईस्वी तक इसने शासन किया मगध पर। उसके बाद शिशुनाग वंश का जो संस्थापक बना वो कौन बना? शिशुनाग। पहले जो हर्यक वंश के समय आपकी राजधानी थी वो राजगिरी थी। बाद में शिशुनाग ने बदल के कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। बाद में शिशुनाग वंश के हर्यक वंश नाग दशक के बाद शासन संभाला। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हर्यक वंश की समाप्ति होती है तो मगध पर शासन कौन करता है? शिशुनाग वंश करता है। कौन करता है? शिशुनाग वंश करता है। उसके बाद इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कालाशोक था, जिसे काकवर्ण भी इसका नाम था। और कालाशोक कौन था? ये शिशुनाग का क्या थे? पुत्र थे। क्या थे? इनके पुत्र थे। और इस शिशुनाग वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में आते हैं, दो ही शासक आते हैं, एक शिशुनाग और एक कालाशोक। दो ही कैरेक्टर आपको इस शासन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा, इसके बाद मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। नंद वंश से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। ठीक है, धनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश आया था। अब देखिए, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कालाशोक। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो याद रखिएगा कौन था आपका? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। यहाँ पर राजा या शासक के नाम नहीं पूछेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछ देगा कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका वैशाली में हुआ था। आगे बात करते हैं, शिशुनाग वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आता है? नंद वंश का उदय होता है। लेकिन नंद वंश के उदय होने से पहले थोड़ा सा कालाशोक के बारे में दो लाइनों में समझ लेते हैं कि क्या था। ज़्यादा लाइन नहीं लूँगा, दो लाइन ही लूँगा, क्योंकि आज तक अब तुम सब बहुत दिन से कह रहा है कि फॉलो चार्ट कपार चार्ट करना है। इसी में आज इसी चार्ट में चार्ट करना है, चार्ट मिला के खाना है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा फॉलो चार्ट में। ठीक है, देखिए कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 395 से 345। इससे पहले जो शासनकाल होगा वो किसका होगा? शिशुनाग का। किसका होगा? 413 से 395 जो होगा शिशुनाग का होगा। 345। ये किसका शासनकाल होगा? शिशुनाग का होगा। और उसके बाद जो शासनकाल होगा, एक लात मारेंगे, मुंह उड़ा देंगे एक के झापर में, हमरे गलत पढ़वा रहा है, दिमाग खराब है। लास्ट 345 है ना रे? हाँ, तो शिशुनाग वंश का शासनकाल कितना हुआ? 413 से 395 हुआ कि 413 से 345 होगा? 413 से 395 होगा। 395 से ना कालाशोक का शासनकाल शुरू होता है। मैं कह रहा हूँ बकैती कर रहे हो। रे भाई एक चीज बता, पहले संस्थापक कौन बना? शिशुनाग बना ना। अगर शिशुनाग का शासनकाल की बात करेंगे तो शिशुनाग का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक होगा? 413 से 395 होगा ना। हाँ, 413 से 395 तो होगा। इसके 395 से ना स्टार्ट होता है शासनकाल कालाशोक का, 345 तक। अब समझ में आया? एक बार कह रहे हो कि 345 तक होता है। कभी कभी गाड़ी स्पीड में निकल जाता है, तो उतना स्पीड में मत निकालो कि जाके कि अनिल बाद में एक्सीडेंट हो जाए। इससे अच्छा है कि गाड़ी को थोड़ा स्लो रखो, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है क्या कि पहले देखो कि कहाँ पर क्या कहानी है। 413 से 395 शिशुनाग का शासनकाल था। उसके बाद 395 से 345 ईस्वी तक कालाशोक का शासनकाल था। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का प्रमुख शासक था। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुआ था। अगर कालाशोक से क्वेश्चन पूछेगा तो 3 क्वेश्चन बनेंगी। एक इसके शासनकाल के बारे में, तो 395 से 345। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के समय शासनकाल में हुआ था। और तीसरा कि द्वितीय बौद्ध संगति
कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इससे प्रश्न बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 बनेगा, इसके अलावा प्रश्न आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ इसके बाद आपका खत्म हो जाता है शिशु नागवंश का शासन। इसके बाद शुरू होता है नंद वंश का। तो नंद वंश आप पढ़ चुके हैं धनानंद के बारे में। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वंश आपका जो शुरुआत होता है मगध का, वो होता है आपका गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का शासन। अब गुप्त वंश का जो शासन था वो 320 से 550 ईस्वी तक रहा है। यहाँ से साल अब सीधा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे किस वंश का खत्म होता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश खत्म होता है, उसके बाद गुप्त वंश शुरू होता है। ठीक है, लेकिन वो सारा मिलता, दोनों वंश सारा मिलता जुलता है। क्या कि आप यहाँ पर पहले नाम देखेंगे किसका? पहला देखेंगे श्री गुप्त का। किसका? ये गुप्त वंश का सबसे प्रारंभिक शासक था। इनके शासन काल के बारे में दो छोटा सा बताया गया है जो इसका उतना मायने नहीं रखता है। बस एक चीज इसमें मायने रखेगा कि आपके श्री गुप्त प्रारंभिक शासक कौन था गुप्त वंश का? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखिएगा? श्री गुप्त था प्रारंभिक शासक। किसका? गुप्त वंश का। ठीक है, उसके बाद घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्री गुप्त का घटोत्कच पुत्र था। कल ये ऑब्जेक्टिव करा रहे थे हिस्ट्री में, तो ये क्वेश्चन था वहां पे कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो श्री गुप्त का पुत्र था। कौन? घटोत्कच। ठीक है, अब इसके बाद इसका मेन कैरेक्टर आता है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य का मेन कैरेक्टर आता है, पहला आता है चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसी में होगा, समुद्रगुप्त भी इसी में होगा, और सारा कैरेक्टर इसी में आ जाएगा तुम्हारा। क्या कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था 320 से 335 ईस्वी। 320 से 335 ईस्वी। जब भी चंद्रगुप्त का अगर पूछेगा क्वेश्चन तो सबसे पहला पूछेगा, एक तो पूछेगा कि प्रारंभिक शासक कौन था गुप्त साम्राज्य का, तो बताइएगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो नाम कहिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त, ध्यान देना। और इसका श्री गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 320 से 335। कब से कब तक? 320 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और ये जो था, ये था वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक था। अब इस चंद्रगुप्त के समय इसे किस से कौन सी उपाधि धारण की थी? यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसे महाराजा की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद आपका शासनकाल शुरू होता है आपका समुद्रगुप्त का, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल स्टार्ट होता है 335 से 375 तक रहता है। लगभग 40-41 साल का शासनकाल इसका होता है समुद्रगुप्त का, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का इन्हें अभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में लड़का करता है क्या? गड़बड़ी। कहावत है वो अच्छा देहाती में कि देखे में छोटा घाव करे गंभीर। कहावत सुने हो ना? वो छोटा छोटा क्वेश्चन में बच्चा छोड़ देता है, कहता है कि ये थोड़ी आएगा, अरे उहे आएगा। बड़का ना आता है, बड़का को आने में बहुत टाइम लग जाता है। बड़का कभी आएगा नहीं है, वो करेगा तो 100 गो ऑब्जेक्टिवा में से ना हिस्ट्री में गिन के 10 गो आएगा, 10 गो से ज़्यादा नहीं आएगा। 90 गो तुम्हारा एकदम छोटका ऑब्जेक्टिव होगा, जगह तू सोचा कि बाद में पढ़ लेंगे, और बाद के चक्कर में ना वो तुमको इतना बाद में भेज देगा कि तुम फिर बाद करते रह जाओगे। तो तुमको बाद में वो करेगा बाय बाय। सही कह रहा हूँ? वो बाद में तुमको करेगा बाय बाय कि अब जाइए, अब हो गया आपका काम खत्म, आपने उसको छोड़ के आया है, वही आपको लेके बैठ गया। सबसे पहले चीज़ है क्या कि मैं तुमको इस साल का क्वेश्चन पेपर आएगा, कुछ समय और इंतज़ार करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और। 5 तारीख की ज्योग्राफी है, वो भी साबित कर दूंगा दिखा के कि कौन क्वेश्चन पूछता है, कितना पूछता है और कितना क्वेश्चन। क्या कि 2026 वाला में दिखाया था कि 8 क्वेश्चन तुम्हारा पहला चैप्टर से था या नहीं था?
20 को नंबर का क्वेश्चन उसमें से था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगा के। तो देखना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसी साल का क्वेश्चन में फिर रिपीट करेगा वो। उसके पास दूसरा क्वेश्चन नहीं है। इतना टेंशन में मत बैठना कि 12th में दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसके पास है ही नहीं। वो दूसरा क्वेश्चन डाटा उठाएगा ना तो वहाँ पर उसका आंसर गलत मिलेगा। वो एनसीईआरटी छोड़ के दूसरे डाटा में घुसेगा ना तो वहाँ पर उसका सवाल गलत मिलेगा, आंसर गलत मिलेगा, लेकिन वो एनसीईआरटी छोड़ेगा नहीं। सबसे पहला चीज़ एनसीईआरटी पकड़ के वो बैठेगा। इसके बाद बात करते हैं, इसमें समुद्रगुप्त ने एक और चीज़ कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। जो इलाहाबाद में जो लेख की जानकारी हमें मिली थी उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पूरी कहानी को पता चलता है। ठीक है, इलाहाबाद, जब भी इलाहाबाद स्तंभ की बात की जाएगी ना तो इतना ध्यान रखना, प्रयागराज इलाहाबाद स्तंभ की बात की जाएगी ना तो इतना ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त के बारे में बात किया जा रहेगा। अगर इलाहाबाद अभिलेख की बात की जाए तो, स्तंभ अभिलेख की बात की जाए तो इतना सीधा, अगर उसमें किसी शासक का नाम पूछेगा तो मुंह पर सीधे उसके देख के समुद्रगुप्त पर टिक लगाना, बात हो गया खत्म। उसके अलावा शिलालेख की बात की जाए तो सीधा अशोक वाले पे टिक लगाना, बात हो गया खत्म। क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ है ना कि एगो चीज़ से ना तुम पूरा करेक्टर पकड़ लोगे पूरा इतिहास का। बस अगर स्तंभ लेख के अभिलेख की बात की जा रहा है इलाहाबाद में तो मारना कहाँ? समुद्रगुप्त पे। शिलालेख की बात की जा रहा है तो मारना कहाँ? अशोक पे। क्या कि ये सब फेमस करेक्टर सब है और यहाँ पर इन सब को फेमस होने का कारण ही यही सब है। ठीक है, अशोक का ना ऐसा राजा था ना, तो मतलब कहने का क्या मतलब है ना दुश्मनों का, अशोक एक ऐसा राजा था एकदम नहा धो के तैयार उवार हो के आ जाओ। अगर मौत चाहिए, यमराज को बुलाना है तो एक बार अशोक को बुला लीजिए, दुश्मनों के लिए, अपने प्रजा के लिए नहीं। यानी कि नहा धो के यमराज के पास जाना मतलब अशोक महान सम्राट के पास जाना, बात बराबर था। दुश्मनों का आज तक बिहार में शासन कर पाया? संभव है? आज बिहार की कहानी तो पढ़ रहे हो अभी, मगध कहाँ का था? बिहार का तो था। कहाँ कहाँ का करेक्टर देख के तुमको मिल रहा है ना, कितना एकदम तगड़ा तगड़ा करेक्टर देखने को मिल रहा है बिहार में ना। सही कह रहा हूँ, अशोक का शासनकाल जब देखोगे ना, वो दुश्मनों के लिए यही एक खूबी था कि अगर लड़ना है ना तो अगर अशोक सामने खड़ा है तो एकदम नहा धोवा के तैयार हो जाइए और यमराज को कह दीजिए कि आने के लिए, तो अशोक सम्राट आपके पास मिल जाएगा। वो एक दुश्मनों के लिए एक प्रकार के यमराज ही थे महान अशोक सम्राट। उसके बाद वो धर्म का प्रचार शुरू कर दिया, धर्म में घुस गए, बौद्ध धर्म में घुस गए। कलिंग युद्ध के बाद ये सारा पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद कैसे वो धर्म प्रचार करने शुरू कर दिए। तो नहीं तो बहुत ऐसा करेक्टर है कि जहाँ पर एक विलेन होता है ना दूसरों के लिए, एकदम जो एक निर्दयी हो, उस टाइप का विलेन होता है, तो दुश्मनों के लिए वही थे। अपने प्रजा के लिए, अपना प्रजा के लिए सबसे बेहतर राजा थे। एकदम हर चीज़, दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए तलवार वाला कहानी है ना, सेम टू सेम अशोक सम्राट जी का वही कहानी था। कभी मन करे तो यूट्यूब पर जाकर देख लिया करो कि हाँ अशोक सम्राट जी का कहानी, कलिंग का युद्ध देख लिया करो, एनिमेशन तुमको दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी था क्या नहीं था। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, हम तो दिखावे करेंगे, हमारा तो काम है भाई, हमारा तो दिमाग में टेंशन है ना, तुम लोग का टेंशन थोड़ी है, हमारा टेंशन है। और अभी के समय ना बच्चा 25% मेहनत करता है, टीचर पे मेहनत करता है 75%। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, टीचर का मेहनत 75% होता है, बच्चा का मेहनत 25% होता है अभी के समय में। क्या है ना, टीचर हर दिन को नया नया चीज़ को अब ना लाए वो अलग बात है, कोनो थ्योरी लेके चलावे। 2 दिन में राजा किसान नगर खत्म हो जाएगा, 2 दिन समय लगेगा हमको ख़त्म करने में, 2 दिन। आज 4था क्लास खींच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्रोडक्शने पर खींच रहा हूँ। क्या है, क्या कि थ्योरिया समझ में आ जाएगा ना। तो ये लपटाया तो थ्योरी गया तेल बेचने, आराम से उसमें थ्योरी में तेल लगा के कागज़ लगा के जला देना अगर ये गड़बड़ हुआ तो इसलिए कहता हूँ कि पहले स्टार्टिंग समझो। थ्योरी तुम ऑटोमेटिक समझ, थ्योरी में तुम खेलवो कूदवो करेगा ना क्लास में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग पता होगा तब। अगला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। याद रखना, इनका चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य। इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मगध में इनके शासनकाल में प्रभाव क्या पड़ा, कला सबसे आगे निकल के आया। कलाकारी एकदम चरमो उत्कर्ष पे था।
कहने का मतलब था ना कि सबसे ऊपर था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कलाकारी। जो पेंटिंग उंटिंग देखते हो ना, जितना कलाकारी ये सब इनके समय में बहुत आगे निकल के चला गया। उसके बाद साहित्य भी इनके समय में ना हद से आगे निकल के चला गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान चरमोत्कर्ष पे था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि वहां पर ऑप्शन में देगा चंद्रगुप्त द्वितीय तो ठीक है, न तो विक्रमादित्य देता है वो भी सही है, दोनों नाम उनका एक ही है, ठीक है। तो याद रखना कला, साहित्य और विज्ञान जिस शासक के शासनकाल में चरमोत्कर्ष में था उनका नाम था क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनका शासनकाल में यही चीज सबसे ज्यादा हेवी भागा था, कला के बारे में, साहित्य के बारे में और विज्ञान के बारे में। ये तीनों इनके समय में बहुत आगे निकल चुका था और बहुत हेवी में ऊपर निकला था, इतना ध्यान रखना। और आज लोग बात करता है बिहार के बारे में कि बिहार में है क्या। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग पूरा विश्व में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है मधुबनी पेंटिंग, है कि नहीं। जिस समय दूसरा देश विज्ञान नहीं यूज करता था ना, उस समय हमारे बिहार में यूज होता था। उस समय साहित्य के बारे में, साहित्य सबसे पहले बिहार में ही देखा गया था। साहित्य की कहानी पढ़ोगे तो जब जाके पता चलेगा। ये विमान साथ जो एरोप्लेन बनाया है ना, वो सबसे पहले यहाँ पर बिहार में कितना लोग, विद्वान लोग बना के उसको डाटा को समझा के गए हुए लिख के, कई हजार साल पहले बनने से पहले। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। आप इतिहास जानते नहीं तो आप बताइएगा क्या। अब बिहार सब दिन से आगे रहा है, आज भी आगे रहेगा। अनिल कुमार इसको बंद कीजिए। धकेल दे पूरा बंद करना है, तैकारो बंद कर। हाँ चलो, अगला है कुमारगुप्त प्रथम। इन लोगों का करेक्टर आता है, लेकिन इन लोगों के समय में क्या विकास हुआ कुमारगुप्त प्रथम के समय में। इनका शासनकाल 415 से और 455 तक रहा है। इनके समय में सबसे बड़ी धरोहर चीज़ें, दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो आज की डेट में भले खंडर बन के बैठा हुआ है, लेकिन दुनिया को सबसे पहला यूनिवर्सिटी देने वाला काम जो शासक किए थे वो किनके समय में हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था। याद रखना, ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा धरोहर है और सबसे बड़ा इतिहास है। आज के डेट में भी दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी देने वाला जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय। कभी मौका मिले तो नालंदा जाके घूम के आया करो, हम सब तो देख के आए हुए हैं, सारा चीज़ पूरा घूमे हुए हैं। उनके सामने नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर है और जस्ट सामने जाओगे तो उसका म्यूजियम बना हुआ है। जो चीज़ अब खुदाई के समय मिला है ना, वो बड़का बर्तन, घड़ा, चक्कू, तलवार, जो भी चीज़ें है, पढ़ाई उढ़ाई के जो भी चीज़ें है, सारा चीज़, एक चीज़ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, वो लाइब्रेरी। नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी आज तक नहीं मिला। जो बख्तियार खिलजी जलाया जाता 3 महीना तक सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी जला था, वो लाइब्रेरी आज तक नहीं मिला। हम सब गए थे तो वहाँ गाइड रहता है ना, तो बताते रहता है ना कि ये चीज़ें यहाँ था, ये भी यहाँ बैठता था, ऑफिस वहाँ था, ये चीज़ वहाँ था। तो वहाँ पर ये लाइब्रेरी, हमको पूछे हम लोग कि लाइब्रेरी कहाँ है इसका, तो कहा कि लाइब्रेरी का अवशेष आज तक पता नहीं चला है कि लाइब्रेरी कहाँ है वो। लेकिन वो 3 महीना तक जला था। उस सारी कहानी तुमको, वो जब म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि कैसे खुदाई करके निकाला गया, किस तरह से सामानें मिली, वो सारा चीज़। कभी मौका मिले जब पटना जाओ तो पटना से ट्रेन पकड़ो नालंदा की तरफ, नालंदा जाओ, वहाँ से घूम के आओ मस्ती से, पूरा नालंदा खंडर देख के आओ एकदम। उसके बाद खंडर देखने के बाद सीधा म्यूजियम में जाओ, टिकट भी लगेगा। खंडर का टिकट नहीं लगता है, म्यूजियम का टिकट लगता है कि 25-30 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया हो। वहाँ से देखो और तुम देखना, वहाँ पर एक चीज़ तुमको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा नालंदा विश्वविद्यालय खंडर में। वहाँ पर बहुत सारे लोग ना, बुद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग बैठ के तुमको पढ़ते मिलेंगे उस खंडर में आज भी। वो ऐसे ही एगो टीचर रहेगा बैठा हुआ, उसके बाद लोग लड़का सब नीचे ही बैठे रहेगा घास पे और पढ़ते हुए तुमको देखने को मिल जाएगा आज भी। अब तो नालंदा विश्वविद्यालय नया बना है, वहाँ पर उसके जस्ट आगे बना है, तो नया अभी तो शुरुआत हुआ है कि नहीं पढ़ाई पता नहीं। अगर उस यूनिवर्सिटी में अगर अभी भी मिल जाए एडमिशन तो समझो कि तुम बहुत, उस यूनिवर्सिटी में वही बच्चा जा सकता है जो सबसे ज़्यादा क्रीम स्टूडेंट होगा, जिसका दिमाग एकदम IQ लेवल एकदम हाई होगा, जो एक बार में, क्या कि बिना एंट्रेंस के वो लेगा नहीं एडमिशन, पहले तो टेस्ट लेगा, उसके बाद वो लेगा और उसमें जो जाएगा वो कुछ न कुछ बन के आएगा। ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है तो सोचो ना, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया गया है, यूनिवर्सिटी बना है नालंदा विश्वविद्यालय का, तो उसमें पढ़ाई तो फिर उसी लेवल का होगा जिस लेवल का पहले हुआ था।
होगा या नहीं होगा? तो कभी मौका मिले तो यहाँ पर जाके घूम के आया करो, तब पता चलेगा कि हमारा बिहार क्या था और आज हमारा बिहार क्या है, कुछ लोगों की वजह से। शिक्षा का स्तर कहाँ गया है? अगला आता है सकंदगुप्त। सकंदगुप्त ये बड़ा ही कमज़ोर शासक थे, गुप्त साम्राज्य के सबसे कमज़ोर शासक सकंदगुप्त। ठीक है, इनका शासनकाल 455 से 467 तक रहा है। उसके बाद इन्होंने हुनों के आक्रमण के रोके हुनों द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया था। ये सबसे कमज़ोर शासक अभी के समय के रहे हैं। अगला बात करते हैं, एक विशेषता जान जाते हैं गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश का एक विशेषता क्या था काल में? गुप्त काल का विशेषता था प्रशासन सुव्यवस्थित था। उनका प्रशासन जो था ना, वो सारा चीज़ कितना एक व्यवस्थित ढंग से था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कला, स्थापित साहित्य का विकास बेहतर ढंग से हुआ था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना, तक्षशिला जैसे शिक्षा का केंद्र का उदय हुआ था उस समय में। याद रखना, नालंदा और तक्षशिला उसी गुप्त साम्राज्य के समय में ही उदय हुआ था। शिक्षा आगे निकल के आया था, क्योंकि इससे पहले आप शिक्षा के बारे में नहीं देखे हो, एको शासक में देखे हो नहीं, गुप्त साम्राज्य में आपको देखने को मिला। इस बीच में महान व्यक्ति भी आए थे गुप्त साम्राज्य में, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो के बारे में बताया था। जीरो पहला पूरा देश को देने वाला, पूरा विश्व को देने वाला हमारे बिहार से ही थे। कौन थे? आर्यभट्ट। कालिदास हमारे बिहार के ही थे। कौन थे? ये बिहार से भी थे। इनका कहानी, इनके किताबें, इनकी चीज़ें आज भी हम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अब इतने महान जैसे विद्वान भी गुप्त साम्राज्य के समय में निकल के आया था। अब लोग कहता है कि बिहार बेकार है, बिहार सुनता है बाहर में पाउडर वाला लड़का सब कहता है। अभी ओकरा था है नहीं है कि यहाँ के कोई लड़का छोट मार देगा ना, तोरा छोट लड़का तो तू 5 बेर बेहोश होगा, उठेगा फिर बेहोश होकर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा। यहाँ का छोटका लड़का गाड़ी देके तोरा कपार में छेद कर देगा। वो बिहार के इतिहास के बारे में भी जानता ही नहीं है कोई कि बिहार क्या है ना? सुपर 30 आनंद सर, जहाँ पर 30 के 30 बच्चा IITian बनता है, वो भी बिहार से हैं। आर्यभट्ट बिहार से हैं, हाँ आर्यभट्ट बिहार से हैं। कालिदास बिहार से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से है। महान अशोक सम्राट बिहार से हैं। बताओ ना, अब कौन किसका नाम का है? अभी तो बहुत सर है। अभी नैका में आ जाओ, खान सर बिहार से है ना, पूरा विश्व में फेमस है। दूसरा जगह कहाँ जाएंगे? अभी नैको में आ जाएगा तो यो तो पीछे छट जाएगा। तुम्हारे पास भी बहुत सारे टीचर हैं, हमारे पास बिहार में थे वो टीचर है खान सर, जो आज बिहार को खान सर के नाम से जाना जाता है। ये भी बात तुमको मानना पड़ेगा। दिल्ली में जाओगे तो पूछेगा कहाँ से हो, तो कहेगा बिहार से। तो अच्छा, खान सर वाले बिहार से, इस तरह बुलाया जाता है दिल्ली में। तो अब गर्व होता है कि एक इंसान से अब बिहार को जाना जाता है। मैं खुद गया था दिल्ली में, एक व्यक्ति हमसे पूछा कि कहाँ से, तो हम कहें कि बिहार से। तो अच्छा, खान सर जहाँ पर पढ़ाते हैं वहीं बिहार से। तो सुन के ना सीना चौड़ा हो गया उसी समय कि भाई उस व्यक्ति के नाम से अब बिहार जाना जाता है, ताकि करेक्टर है वो वैसा है ना। अब भले आरोप तब 75 को लगता है, तुम सही भी रहोगे तो लगेगा, गलत भी रहोगे तो लगेगा, क्योंकि वो आदमी कटाक्ष बातें करते हैं, वो सीधा बातें नहीं करते, कटाक्ष बातें करते हैं। तो इसलिए वो इंसान फेमस है। पढ़ाई है, पढ़ाने का तरीका है, टेक्निक है, इसीलिए क्या है वो ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं आपका मेन पॉइंट पे। वो पॉइंट है आपका मगध पर शासन। देख रहे थे हम लोग। अब मगध प्रशासन का फ्लो चार्ट अगर बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो क्या सा इस पर विचार विमर्श किए नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में ना अबैत हो। ननू अबैत हो रे, आओ देखियो तो नहीं क्या। आओ सुनाऊं एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी। एकदम सुंदर राइटिंग में लिखिए इसको। इस जगह को फूल बना दीजिए, इस जगह को फूल बना दीजिए, अब ये जगह को सांप बना दीजिए। ये हो गया हमारा टॉपिक। क्या कि अब मगध प्रशासन का टॉपिक बनाना है कि कौन कौन से वंश राज करके गया है। क्या कि इतना तक तो पढ़ लिया हमने, हर एक वंश से स्टार्ट कीजिए, गुप्त साम्राज्य तक जाके ख़त्म कर दिए ना भाई। अब सुनो एक कहानी। इसमें राजा रानी नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बनेगा एक टॉपिक में बनेगा ये कि क्या बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पर पहला शासन किसका हुआ था? हर्यक वंश का, इसी का शासन हुआ था ना भाई। अब इसका शासन हुआ था। अब इस शासन में थोड़ा हमें ये बताओ कि कौन कौन करेक्टर थे। पहले तो इसका शासन काल कब से कब तक था? 544 से 412 ईस्वी। वाह वाह, 544 से 412। अब यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमको ये समझाइए कि इस शासन काल में कौन कौन सा करेक्टर हमको देखे थे। पहला क्या देखे थे? पहला देखे थे हम बिंबिसार। इनका शासन काल कब से कब तक देखे थे? 492। इनका शासन काल देखे थे 544 से 492। दूसरा करेक्टर कौन था इसमें का? अजात शत्रु। अजात, इनका शासन काल 492 से 460। 460। अगला करेक्टर कौन था इसका? इनका शासन काल कब से कब तक था? 400। अगला लास्ट था 444 से 412। लास्ट था। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना, एक चीज़ हमें बताना कि पहला बात, हर्य वंश का संस्थापक था कौन? बिंबिसार था ना। तो हमको यहाँ पर तो पहला वंश आ गया। अब फ्लो चार्ट में इसमें बकैती कैसे करना है? करना ये है कि यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ पर एगो लाइन खींच देना है और यहाँ पर लिख देना है क्या था? संस्थापक था। अब इसका करेक्टर है ये क्या था? अच्छा, कौन? अरे 4 करेक्टर तो मेन था ना इसका। वो छोड़ो ना, मुंड कितना? 437 से 412 ना। अच्छा, 437 से 412। अब इसमें तुमको अगर लिखना है कि बिंबिसार में कौन कौन मेन चीज़ था, मन है तो इस साइड लिख दो, ठीक है। नहीं है तो सिर्फ शासन काल ले जाकर छोड़ दो चार्ट में। ये हमारा हो गया हर्यक वंश वाला। अब इसके बाद कौन वंश आया? हाँ, शिशुनाग वंश, क्योंकि फ्लो चार्ट में लाइन से चलेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद कौन आया? शिशुनाग वंश। अब दूसरा का जो आया, देखो एक बार समझो, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा, उसके बाद मैं सारा चैप्टर का बनवाऊंगा। अब मैं पहले हड़प्पा का बनवाऊंगा, हाँ, उसके बाद इसका बनवाऊंगा। ये भी ध्यान रखना, पहले हड़प्पा का सारा बनवाऊंगा कि क्या क्या चीज़ उसमें तुमने सीखा है, उसके बाद इसका बनवाऊंगा। हड़प्पा का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा ये भी सुन लो। हड़प्पा का फ्लो चार्ट बनेगा कि उत्खनन से शुरू होगा, पहले जो व्यक्ति आया था वहाँ से शुरू होगा, कौन कौन जगह पर कौन कौन चीज़ मिला था, स्नान घर कहाँ मिला था, नाले का निर्माण कहाँ हुआ था, कौन हल का जुताई का खेत कहाँ मिला था, ये सारा चीज़ छोटा छोटा एक उन शब्द में बनेगा फ्लो चार्ट में। कि कालीबंगा तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा कालीबंगा में। कालीबंगा में हमें हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, माना कि यहाँ पर ये मिला, मोहरे हमको वहाँ मिला, ये चीज़ें वहाँ मिला। हर एक जगह का, हर एक जिस जगह पर जो जो चीज़ मिला है वो सारा चीज़ें लिखा रहना चाहिए। मोहनजोदड़ो में व्यापारिक केंद्र था, शहरी केंद्र था, वहाँ पर सामान बिकता था, व्यापार करते थे, यही सब चीज़ लिखोगे ना। विशाल स्नानघर वहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, यही चीज़ सब था ना। तो उसको लाइन में नहीं लिखना है, मोहनजोदड़ो लिखना है, उसके बगल में लिख देना है सिंधु नदी, ये पता चलेगा उससे कि सिंधु नदी के किनारे ये था। उसके बाद एगो लाइन खींचना है कि इसमें लिखना है कि इसमें विशाल स्नानघर मिला था,
नाली मिला था, शहरी केंद्र था। बस समझना है कि हाँ कि ये चीज़ें इस टॉपिक में इतना कहानी है। यानी कि तुम्हारे जीवन में अगर कहानी होगा तो तुम अपने हिसाब से समझोगे ना भाई। यानी कि तुम्हारे जीवन में जो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा, अंश होगा, तो समझोगे ना। अगर मेरे जीवन का मेरा फ्लोर चार्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, बनेगा ना। तो ये 5 कैरेक्टर हो गया मेरे जीवन का, हो गया या नहीं हो गया? तो वो चीज़ तो मेरे ही जीवन में लिखाएगा ना। तो उसी तरह हड़प्पा का वैसे बनेगा, मोहनजोदड़ो वैसे ही बनेगा, कालीबंगा बनेगा, धौलावीरा बनेगा। जिस जगह से जो चीज़ मिला है वो वैसा। दूसरा का वंश मेरा कौन आता है भाई? दूसरा मेरा आ जाता है यहाँ, इसके नीचे लिखाएगा, ये ध्यान रखना। फ्लो चार्ट में नीचे लिखाएगा, इसके साथे साथे चलेगा सारा, ठीक है। ये नहीं कि एक पेज में ही लिख दिए, एक पेज में अगला लिख दिए। फर्स्ट चैप्टर के बनाए हो? आ रहा हूँ, दिखा देना। अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला आया था शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश कब से कब तक था? आज ये पढ़े हो 413 से 345। 413 से 345। कहाँ 400? पागल हो जाए तू सब की गे। 412 में वहाँ नाग दशक के शासनकाल खत्म होता है। 413 से स्टार्ट हो रहा है शिशुनाग वंश। बॉयल से कि बुद्धि भ्रष्ट हो गलो, कि दिमाग में माथा दुखाई तो तोड़ गए। इसमें 2 कैरेक्टर देखे थे, एक क्या शिशुनाग, और एक देखे थे कालाशोक। अब ये जो दोनों कैरेक्टर था, शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक होगा? 413 से शांत रहो। और इसके बाद 395 से 345। अब इस बीच में आप लिख सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के समय में। अगर मन है तो इस तरह से ये वो ना लाइन दे दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए द्वितीय बौद्ध संगति। हो गया। अब इससे समझ में आ जाएगा कि भाई कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। जगह का नाम लिखना है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वैशाली, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा, कौन था? नंद वंश। इसके बाद कौन वंश आया? नंद वंश। इसके बाद आएगा मौर्य। कहला परेशान हो रहा है। तीसरा आया नंद वंश। अब नंद वंश में 2 कब से कब तक? ये तो पढ़े हो बहुत पहले। 345 से 322। कब से कब तक? 345 से 322। 345 से 322 तक था। अब इसमें 2 कैरेक्टर देखने को मिला था। एक मिला था नंद वंश में सम्राट अशोक आएगा रे, महापद्मानंद। कौन आएगा? पहला संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, ठीक है। पहला आएगा दूसरा आएगा घनानंद। कौन? घनानंद। ये कैसा शासक था? घमंडी। कैसा शासक था ये? घमंडी। तो इसमें इतना ही रहने देना है। इसके आगे चौथा में कौन आएगा आपका? सबसे मेन कैरेक्टर मौर्य वंश। कौन वंश? अब मौर्य वंश आएगा चौथा में। अब मौर्य वंश में हम लोग कौन कौन देखे थे? पहला कैरेक्टर बताओ भाई। चंद्रगुप्त मौर्य पहला कैरेक्टर। चंद्रगुप्त। पहले इसका शासनकाल बताओ मौर्य वंश का। 322 से 185। 322 से 185। पहला आएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल कब से कब तक?
322 से 298, 322 से 298। इनके बाद कौन आया? बिंदुसार। इनका शासनकाल 298 से 273। हाँ सही है, पागल है। इसके बाद ना अशोक है 273 से 232 अशोक का। हाँ तो अभी तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं 298 पे ही हूँ। हाँ तो बिंदुसार का तो कह रहा हूँ। अरे भाई बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 से 273 था। हाँ तो ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं भाई ये बड़े है। अब यहाँ से ना अशोक महान अशोक सम्राट का स्टार्ट होगा। अशोक महान सम्राट का स्टार्ट कब से कब तक होगा? 273 से 232 की 332 से। तो आज कुछ हो गया तोरा की क्या होगा? 232। अब अशोक के बाद दशरथ मौर्य, संप्रति और बृहदत्त, 3 कैरेक्टर लास्ट में आएगा। बृहदत्त याद रखना, इस 2 कैरेक्टर नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन अपना फ्लो चार्ट में ये लिख लेना, ठीक है, ध्यान में। अगला इसके बाद कौन आता है? मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के बाद गुप्त साम्राज्य। कौन वंश? गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त वंश आएगा। कौन वंश आएगा? गुप्त वंश। इनका शासनकाल कब से कब तक? 320 से 550। आज तो पढ़े हो। 320 से 550। अब इनके समय में कौन कौन करेक्टर देखे? पहला करेक्टर क्या था? श्रीगुप्त। पहला श्रीगुप्त था ना, जो प्रारंभिक संस्थापक था। पहला करेक्टर कौन था? श्रीगुप्त। उसके बाद इनका पुत्र घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक था। कौन था? वास्तविक संस्थापक था। और ये जो थे ये प्रारंभिक थे। ये क्या थे? प्रारंभिक थे, कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे, ठीक है, शुरुआती करने के लिए श्रीगुप्त जी को बनाया गया था। उसके बाद जो लेकिन वास्तविक संस्थापक जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो चंद्रगुप्त प्रथम जी का नाम आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335। कब से कब तक? 320 से 335। इनके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्हीं को ना कहा जाता है कि किसी और को कहा जाता है। इनका शासनकाल 335 से 375। 335 से 375। इनके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415। और लास्ट कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन है? सकंदगुप्त। अभी 2 गो है। कुमारगुप्त का कौन है? कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक? 415 से 455। और लास्ट आता है इनका सबसे कमजोर शासक गुप्त साम्राज्य का सकंदगुप्त। कौन गुप्त? सकंदगुप्त। 455 से कब? भाई लास्ट क्या था? 550। कब? 550। यही था आपका अभी तक का 4 क्लास का कहानी। ठीक है, मगध प्रशासन हम लोगों ने देखा था। इसी तरह का चार्ट बनाने के लिए हम आप लोगों को बोले थे, लेकिन क्या करें,
करवाना दिखवाना हम ही को रहता है। आज तक का कहानी जो 4 क्लास का कहानी था आपका ये था। कल से हम लोग चैप्टर के कहानियों पर चलेंगे, थ्योरी पर चलेंगे, क्योंकि उससे पहले इसको बताना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बीच में जो करेक्टर आता तो फिर आप समझ नहीं पाते थ्योरी को। तो 4 क्लास का कहानी देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 बंद जो मगध पर शासन किया था ये सब था। अब यहाँ से अब आगे देखेंगे कि अशोक सम्राट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी कौन थे, कौटिल्य जी का कितना योगदान था, ये सारा चीज़ें, धर्म का प्रचार कैसे हुआ, गण और संघ किसे कहते हैं, जो 16 महाजनपद क्या है, अब यही सब चीज़ें थ्योरी में आपको कल से देखने को मिलेगा। और थ्योरी अब ये समझ गए तो थ्योरी पढ़ने में मज़ा आएगा, कहानी दिखाया जाएगा, कहानी सुनाया जाएगा। ठीक है, तो कल से थ्योरी पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसी तरह का अपना फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, मैं इसको भेजूंगा नहीं। ठीक है, ये मेरी मेहनत है, आप अपनी मेहनत कर लीजिए। अब इसमें आप ऐड कीजिएगा ना भाई, बिंबिसार संस्थापक था, उनके समय में मेन काम कौन हुआ, ये भी सब तो ऐड करोगे। इस साइड लिख के इस साइड वाला जगह मैं कहला छोड़ा हूँ कि अजातशत्रु के समय में कौन सा चीज़ हुआ था, ये भी तो लिखोगे इस चार्ट में, लिखोगे ना भाई। यहाँ पर जो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काला साहित्य आगे निकल के आया था, तो इस साइड में तुम काला साहित्य लिखोगे ना भाई। तो ये चीज़ तो आप लोगों को करना है ना, तो ये थोड़ी भेजूंगा मैं, आप कीजिए, मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, 3-4 दिन आप हमको बोल दिए, तब आज मैं कहा हूँ कि आज इसको समझाइए दो, आज ख़त्म है इसका कहानी। तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम कथा समाप्त करते हैं। कल से आपका थ्योरी पर चलेंगे एकदम बेहतर ढंग से, क्योंकि इसको बता चुका हूँ। तो अब जो करेक्टर आपको थ्योरी में देखने को मिलेगा आपको समझ में पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, चलिए आज का कथा समाप्त। और हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा, किसी दिन मैं देख लूँगा, उसके बाद नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगा।